हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाडली पढ़ले पे। सो आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग का यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड आइटरेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। बट आज के लेक्चर में मैं सिर्फ आपको आज कंडीशनल स्टेटमेंट्स ही पढ़ाऊंगा, और उसके कई सारे हम लोग क्वेश्चन प्रॉब्लम्स देखेंगे और जानेंगे कि वो कैसे सॉल्व होते हैं। सो आज के पार्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट रहेगा और नेक्स्ट पार्ट में हमारा आइटरेटिव स्टेटमेंट आने वाला है। सो हम इस चैप्टर में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं? सो हम बेसिक अपना जो पढ़ेंगे, वो हम पढ़ने वाले हैं मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में एंड बूलियन एक्सप्रेशंस के बारे में। फिर हम लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट के बारे में जानेंगे। एंड फिर हम कंडीशनल इफ एल्स, एलिफ एल्स के बारे में जानेंगे। फिर थोड़े-सा हम नेस्टेड कंडीशनल्स के बारे में जानेंगे। फिर हम इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे-कैसे इसमें क्वेश्चन्स आते हैं कोडिंग के। सो आगे बढ़ते हैं। सो हमारा पहला कॉन्सेप्ट आता है कि कंट्रोल फ्लो होता क्या है? तो कंट्रोल फ्लो क्या होता है ना, वो एक ऑर्डर होता है स्टेटमेंट का, जो कि एग्ज़ीक्यूट होता है किसी प्रोग्राम के अंदर। कब-कब एग्ज़ीक्यूट होगा? जब तक हमारा कंडीशंस ट्रू होता है, तब तक ये ब्लॉक ऑफ कोड रन करता है, और हम जितनी बार चाहें उतनी बार हम इसे रन करा सकते हैं, तो हमको कोई झंझट नहीं बनता। सो हम बेसिकली जानते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट और आइटरेटिव स्टेटमेंट में क्या अंतर होता है। सो कंडीशनल स्टेटमेंट का जो काम होता है, वो सिर्फ़ डिसीज़न मेकिंग के लिए होता है, डिसीज़न बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होता है। और आइटरेटिव हमारा क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड्स को बार-बार रिपीट करने के लिए होता है, जब तक हमारा कंडीशन ट्रू हो रहा है। सो हम बेसिकली यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, ये सिर्फ़ डिसीज़न मेकिंग के हैं, डिसीज़न मेकिंग। और जो हमारा आइटरेटिव होते हैं, ये होते हैं हमारे रिपिटिशन होता है इसमें। सॉरी, एक छोटी करनी पड़ेगी लग रहा। इसमें कोड का रिपिटिशन होता है। कब तक होता है? जब तक हमारा कंडीशन जो है, हमारा कंडीशन जब तक ट्रू हो, तब तक ये ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करेगा। सो मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में जानेंगे, तो मैं सीधा बता देता हूँ मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है। कि हम जब डिवीज़न करते हैं बेसिकली, तो ये रिमाइंडर को वैल्यू एज़ अ रिटर्न में देता है। सो सिंपल है इसका सिंटैक्स जो है, रिजल्ट ए मॉडुलो बी। जब हम ए को डिवाइड करेंगे बी से, तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा, वो मॉडुलस ऑपरेटर देता है, ठीक है? सो इसका हमारा क्या कहते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट में कहाँ यूज़ आएगा? या फिर हमारा लूप में? इसका जनरली यूज़ होगा हमारा नंबर को इवन ऑड पता करने में, और वही रिमाइंडर, डिवीज़न, डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, प्राइम फैक्टर पता करने के लिए, और क्या कहते हैं कि वो प्राइम है कि नहीं, ये सब है। वैसे बेसिकली मैंने मॉडुलस ऑपरेटर पहले पार्ट में या सेकंड पार्ट में कवर कर रखा होगा, स्टार्टिंग के 2 वीडियोज़ में। वैसे हमारा बूलियन है, ये भी मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। बूलियन एक्सप्रेशन सिंपल अपना क्या है, इनका क्या आंसर आता है, सिंपल ट्रू और फॉल्स रिटर्न में आता है, ठीक है? ये कुल मिला के ना एक टाइप के कंपैरिज़न ऑपरेटर ही होते हैं। बेसिकली डबल इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल। यही है, ये मैंने पहली वीडियो में कवर कर रखा है, तो आप वहाँ से जाके इसको गो थ्रू कर सकते हैं चीज़ों को। सेम लॉजिकल ऑपरेटर एंड और, एंड नॉट है अपने सिंपल। सो इनको मैं थोड़ा-सा समझा देता हूँ। एंड क्या होता है कि कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, अगर दोनों ट्रू है, क्या है, बोथ आर ट्रू, सो जो हमारा रिज़ल्ट आएगा, वो ट्रू आएगा, सिंपल है। और का क्या है कि कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, अगर इनमें से
कोई भी एनी वन टू, सो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा। नॉट का क्या सीन है कि नॉट क्या होता है अपना, नॉट का क्या सीन है, अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो सिंपल ट्रू कर देगा, बात खत्म। सो कंडीशनल स्टेटमेंट, तो हमारा पहला कंडीशन आता है इफ स्टेटमेंट, फिर आता है इफ एल्स स्टेटमेंट, फिर आता है इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट क्या है, हम सिंपल अपना इफ कीवर्ड यूज करेंगे, फिर हम वहाँ पे कुछ कंडीशन देंगे आगे। इसका यूज क्या होता है सिंपली, जैसे कि हम कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेट या कोई सेंटेंस कंप्लीट करते हैं तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं कि वहां तक हमारा वो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सो इफ एल्स में क्या सीन है कि इफ के अंदर कुछ कंडीशन होगा, तो अगर ट्रू होता है तो ये वाला रिपीट कर देगा, अगर नहीं है तो एल्स वाला को फॉलो करेगा, सिंपल। सो नेस्टेड कंडीशन स्टेटमेंट क्या होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि कंडीशन के अंदर कंडीशंस होता है, ठीक है, जो कि इसका यूज क्या होता है कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग पे, तो हम वहाँ पे यूज करते हैं इसका नेस्टेड कंडीशन स्टेटमेंट्स का। यहाँ पे एक सिंपल सा कोड है, शायद दिख नहीं होगा, थोड़ा सा जूम करता हूँ, हाँ अब आपको क्लियर दिखेगा। सो इसको थोड़ा सा समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल्स, जिसमें हमने एक एज दिया है जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है। तो पहली लाइन हमारी ये है, मान लेते हैं कि एज हमने यूजर इनपुट दे दिया है, मतलब यूजर से इनपुट ले लिया कि मतलब यूजर उसको इनपुट देने वाला है। मान लेते हैं कि हमने सपोज दैट एज की वैल्यू हमने ले ली हो 20 ले लेते हैं, सपोज दैट यूजर इनपुट दिया है। सो ये 20 चेक करेगा, पहली लाइन को समझते हैं कि, तो यहाँ ये चेक करेगा क्या 20 18 से बड़ा है या 18 के इक्वल है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। सो नेक्स्ट लाइन पे क्या है, ये सेकेंड लाइन पे, ठीक है। तो सेकेंड लाइन में क्या है कि एज, क्या एज, सॉरी, एज लेस देन 60। सो ये क्या चीज बोल रहा है कि जो हमने एज की वैल्यू ली है क्या वो 60 से छोटी है। जी हाँ, ये भी कंडीशन ट्रू है। तो अब क्या करेगा, अब जब ये कंडीशन फुलफिल हो गई है पूरी तरीके से, तो फिर ये अपने अंदर के ब्लॉक ऑफ कोड में जा रहा है जिसके अंदर एक और कंडीशन दे रखी है। तो उसको इसने चेक किया लाइन 2 को, हाँ भाई कंफर्म है, तो इसने प्रिंट क्या रिजल्ट किया, एडल्ट प्रिंट किया। वही मान लेते हैं अगर यूजर ने एज 10 ले ली हो, तो ये कैसे काम करेगा। अगर हमने एज 10 ले ली है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन ही नहीं करेगा, सिंपल है। अगर एज 10 आ जाएगी, ऑब्वियसली 18 से छोटा है, तो ये इस ब्लॉक ऑफ कोड को नहीं एग्जीक्यूट करेगा। अगर इसके बाद अगर इफ के नीचे जस्ट एल्स लिखा रहता, एल्स, ये आइडेंटिफिकेशन है, प्रिंट माइनर। अगर हमारा एज 10 होता और हमने कोड ऐसे लिखा होता इफ के बाद एक लास्ट में, ये एक सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि इसके अंदर आ रहा है, सिंपल है, ठीक है। तो अगर ये चीज अगर ट्रू नहीं होती हमारी ये पहली वाली, तो ये डायरेक्ट ये एल्स वाले पार्ट पे जंप करता और डायरेक्ट पार्ट, सॉरी, अगर हमारे ऊपर वाला कंडीशन अगर ट्रू नहीं होता, जैसे कि हमने एज 10 ले लिया, वो अगर ट्रू नहीं है तो डायरेक्ट एल्स वाले पार्ट में जाएगा और उसके अंदर के स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। तो सिंपल, अगर हम एज 10 रखेंगे तो वो एज 10 रखेगा, चेक करेगा, कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये इस वाले ब्लॉक ऑफ कोड को देखेगा ही नहीं, डायरेक्ट एल्स में जाएगा, वहां के स्टेटमेंट को प्रिंट करने वाला है, सिंपल। अगर वहीं हम सिंपल एज 20 लेते, चेक करता यस ट्रू है, देखता कि हाँ 20 18 से बड़ा है, ट्रू है, तो ये अपने अंदर ब्लॉक ऑफ कोड्स के अंदर जाता आराम से, फिर वो हर एक लाइन से अपनी वैल्यू को मैच कराता। तो जैसे ही पाइथन जंप करके अपने ब्लॉक ऑफ कोड्स के अंदर गया है इसके अंदर, तो इसने देखा कि यहाँ पे दो कंडी एक और कंडीशनल स्टेटमेंट आ गया अंदर, एक और है कंडीशन का कंडीशन, तो यहाँ पे ये दोबारा चेक करेगा। सो यहाँ पे एज 20 रखेगा, चेक करेगा 60 से लेस है कि नहीं, अगर लेस है तो ये अपने अंदर के स्टेटमेंट को प्रिंट करा देगा, अगर नहीं है तो सीनियर प्रिंट करा देगा, सिंपल।
अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं कर रही है, जैसे कि हमने H10 लिया था, तो सीधी बात है वो अंदर वाले ब्लॉक ऑफ कोड पे नहीं जाके सीधा एल्स वाले पार्ट को हिट करा देगा।
हुँ।
আমাকে পানি চাই, টাইম কাটতে পারি।
तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमको ये पता करना है कि वो पर्सन एलिजिबल है वोट के लिए कि नहीं। तो कोडिंग के अंदर क्या सीन है कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें, तो आप की पॉइंट्स को निकालिए कि हमको क्या-क्या उसके अंदर ज़रूरत है। सो यहाँ पे हमको क्या बता रहा है कि हमको पर्सन एलिजिबल वोट के लिए है कि नहीं। तो एलिजिबिलिटी कैसे पता चलेगी? उसकी एज से, सिंपल है। तो हमको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा एज, यूज़र इनपुट होगा, इंटीजर होगा क्योंकि ऐज कभी भी डेसिमल किसी की हो नहीं सकती है, इंटीजर ही होगी ऑब्वियसली। तो हमें एक ऐज लेना पड़ेगा और हमको वोट का कंडीशन जानना पड़ेगा कि वोट डालने की कंडीशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो हमारा वोट इंडिया में ऑब्वियसली ऐज की जो एलिजिबिलिटी है वो ऐज आपकी हमें ऐज या तो आप 18 इयर्स के हो या तो 18 से बड़े हो, सिंपल। आपको ये लॉजिक पता चल गया, अब हम वोट देखते हैं ये कैसे एग्ज़ीक्यूट हुआ है। तो सबसे पहले है हमने ऐज यूज़र इनपुट लिया, जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। सो हमने ये यूज़र इनपुट दिया, फिर हम इसमें कंडीशन लगाते हैं एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए। सो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई ऐज मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 18। सो प्रिंट यू आर एलिजिबल टू वोट। सो ये काम कैसे करेगा, एग्ज़ीक्यूट कैसे करेगा तो इसको समझते हैं। तो सपोज़ दैट हमने यूज़र इनपुट से हमने सपोज़ दैट ऐज हमने मान लिया 22 सिंपल। तो जैसे ही आप रन कराएँगे कोड को तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फर्स्ट लाइन में आपके कंपाइलर या टर्मिनल में जो भी है, वहाँ पे दिखाएगा एंटर द ऐज। तो आप यहाँ पे यूज़र इनपुट देंगे जो कि होगा 22 सिंपल। सो अब यहाँ पे ये जो होगा ना कि अब ये आपने ऐज 22 दिया, सो यहाँ पे इफ के अंदर जाएगा, फिर ये 22 को ऐज की वैल्यू वो बैकएंड में जो होगा ना पाइथन, वो क्या करेगा, अपने बैकएंड में सिस्टम के अंदर जो भी है उसका, वो ऐज की वैल्यू यहाँ से फेच करेगा, उठाएगा वैल्यू और कंपेयर कराएगा क्योंकि ये जो है ना हमारा हमारा ये जो है ना ये कंपैरिज़न ऑपरेटर है लेस ग्रेटर देन इक्वल टू वाला। सो ये चेक करेगा कि ऐज जो है हमारी 18 से बड़ी है कि नहीं। अगर बड़ी है, तो सिंपल ये अपने जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा, उसके थ्रू वैल्यू को प्रिंट कराएगा। तो इसके अंदर कुछ भी लिखा होगा वो इसको प्रिंट एज़ अ रिज़ल्ट करा देगा। जैसे कि यहाँ पे सैंपल आउटपुट हमारा है कि हमने देखिए यहाँ पे सिंपल दिया जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि अब हमारे टर्मिनल में ये एंटर द एज लिख के आएगा, ठीक है? ये हमारा स्ट्रिंग वाला है, तो उसमें हमने 35 इनपुट डाला एज़ अ यूज़र इनपुट। सो इसने चेक किया अपने सिस्टम मतलब कोड के अंदर, सिस्टम नहीं बोलूँगा, अपने बैकएंड में उसने चेक किया कि क्या 35 बड़ा है 18 से कि नहीं सिंपल कंपैरिज़न ऑपरेटर का यूज़ करके। सो अगर बड़ा है, सिंपल है, तो इसने अपने अंदर के जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी है प्रिंट किया था उसने वो प्रिंट करा दिया, सिंपल। सो हमारा क्वेश्चन 2 क्या बोलता है, तो ये क्वेश्चन 2 ये कह रहा है कि हमको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें जो हम कैरेक्टर एंटर करेंगे यूज़र के द्वारा, वो बताना है कि वो अल्फ़ाबेटिकल है या डिजिट है या व्हाइट स्पेस है। सो सबसे पहले हम जानते हैं कैरेक्टर क्या होता है। सो कैरेक्टर ऐसा स्ट्रिंग होता है जिसके अंदर सिर्फ़ सिंगल वैल्यू स्टोर की जाती है। सिंगल वैल्यू इज़ स्टोर्ड। सिंपली कह सकते हैं अ स्ट्रिंग इन व्हिच अ सिंगल वैल्यू इज़ स्टोर्ड इज़ नोन एज़ कैरेक्टर। टू ईज़ी। सो सिंपल है, कैरेक्टर है तो हम यहाँ पे यूज़र इनपुट देंगे, जैसे कि इसमें पहले लाइन में हमने दिया, कैरेक्टर इज़ इक्वल टू इनपुट प्रेस एनी की। तो की का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी की दबा दें। क्वेश्चन के हिसाब से हमको या तो अल्फ़ाबेटिकल डालना होगा या कोई डिजिट, नहीं तो व्हाइट स्पेस। सो यहाँ पे अब हम इफ कंडीशंस लगाएँगे क्योंकि हमको यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि 3 कंडीशन होगी। कंडीशन 1 हमारा क्या होगा कि चेक अल्फ़ा अल्फ़ाबेट्स। कंडीशन 2 क्या होगा? चेक डिजिट्स और वी कैन से नंबर्स। कंडीशन 3 विल बी चेक व्हाइट स्पेस। सिंपल। तो ये 3 कंडीशन है तो हमारी मतलब ये 3 कंडीशंस हमको क्वेश्चन से पता चल रही है तो हमको 3 बार इफ यूज़ करना पड़ेगा।
सो ये क्या लिखा है, कैर डॉट इज अल्फा। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिकली समझा दे रहा हूँ, ये एक जब हम स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे डिटेल में तो वहाँ पे हम इसके कई सारी चीज़ों को देखेंगे, वहाँ पे हम इसको और डिटेल में समझेंगे। तो इसमें क्या है ना कि जो कैरेक्टर है, उसमें वो जो हम डालेंगे यूज़र इनपुट से या फिर हम जो कैरेक्टर लेंगे, वो उसमें वो चेक करेगा कि वो अल्फ़ाबेटिकल है कि नहीं या डिजिट है कि नहीं या स्पेस है कि नहीं। सिंपल। सो अगर यूज़र इनपुट हमने मान लीजिए कोई अल्फ़ाबेट डाला 7 या 8 या 9 या कोई नंबर, तो वो चेक करेगा कि वो अल्फ़ाबेट है कि नहीं। सो मान लीजिए कि हमने कैरेक्टर मान लीजिए हमने डाला सी कैरेक्टर में, तो ये चेक करेगा कि अल्फ़ाबेट है, हाँ जी है, तो सीधा ये करा देगा। अगर हमने कोई डिजिट प्रिंट लिया, तो मान लीजिए हमने 7 लिया, तो वो सबसे पहले इधर आएगा, चेक करेगा अल्फ़ाबेट है, नहीं भाई क्योंकि जो 7 है हमारा डिजिट है, वो एक नंबर है, तो इसको ये नहीं करेगा, ठीक है? 7 की केस। अगर मान लीजिए हमने कैर इज़ इक्वल टू 7 ले लिया, ठीक है? तो जो लाइन 1 है जिसमें हमारा कैर डॉट इज़ अल्फ़ा लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये क्या होगा कि ये इसको एग्ज़ीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि ये जो हमारा कैरेक्टर है वो एक डिजिट है। सो लाइन 2 जो कि हमारा ये लाइन 1 मान लेते हैं, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 सिंपल समझने के लिए। बट हम इसको लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 नहीं कहेंगे, हम इसको कह सकते हैं कि कंडीशनल ब्लॉक बोल सकते हैं। ये पहला कंडीशनल ब्लॉक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और उसके अंदर सब ब्लॉक्स उसके होंगे जो कि रन करेंगे एग्ज़ीक्यूट को, ठीक है? कंडीशन ट्रू होने की वजह से, तभी वो रन करेगा। तो मैं इसको सिंपली लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 सब बोलता हूँ, अपने तरीके से समझने के लिए। आपको जो सही लगे वो आप कीजिएगा। सो हम ये लाइन 2 लेते हैं जिसमें कैरेक्टर कैट डॉट इज़ डिजिट। तो ये 7 को चेक किया, हाँ जी, ये डिजिट है। तो ये सिंपल अपने अंदर का जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसको प्रिंट करा देगा, ठीक है? वैसे ही कैरेक्टर स्पेस अगर आप बैक स्पेस की दबाएँगे, आप अगर स्पेस दे देंगे तो वो सिंपल है, वो स्पेस दिखाएगा कि हाँ, जो हमने कैरेक्टर एंटर किया वो एक व्हाइट स्पेस कैरेक्टर है, सिंपल। अ, अब आते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। वही पहले क्वेश्चन की तरह है जिसमें हमको एलिजिबिलिटी ही चेक करनी है पर्सन की कि वो एलिजिबल है कि नहीं। बस इस कोड में नया क्या है कि हमें ये बताना होगा कि उसको उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए उसको कितने साल और लगेंगे, सिंपल है। तो ये मैं आपको स्टार्टिंग के 3 लाइन समझा चुका हूँ कि ऐज हमारा यूज़र इनपुट लेना है, फिर हमको एक इफ इस कंडीशन लगाएँगे जिसमें हम ऐज को चेक करेंगे कि वो 18 से बड़ा है कि नहीं क्योंकि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है? फिर हम अगर वो ट्रू है तो वो एलिजिबल होगा वोट के लिए, अगर नहीं है तो हमारा ये एल्स ब्लॉक आएगा जो कि जस्ट इफ के नीचे होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे तो ईयर्स लेफ्ट या तो हम ये एल्स में आए, हमको क्या लिखना है सिंपल मतलब क्या करना है, ईयर्स लेफ्ट एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसमें हम लिखेंगे 18 माइनस ऐज। अगर मान ऐज छोटी होगी तो अगर अगर हम मान लीजिए एज लेस देन 18 है, तो लेफ्ट लेफ्ट एज फॉर एलिजिबिलिटी की क्या होगी? सिंपल, सिंपल समझिए। वो क्या होगी? 18 माइनस एज होगी, सिंपल है। तो हमने 18 में से जो हमारी जो एज है, अगर एज कंडीशन से फुलफिल नहीं कर रही पहले वाले से, मतलब हमारी 18 से छोटी है, तो 18 में से हम उस एज को घटाएँगे, सो हमारा ये पूरा आएगा। तो ये ऐसे कुछ करके प्रिंट होने वाला है, थोड़ा-सा प्रिंट स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। सो यू हैव टू वेट फॉर अनदर प्लस str years प्लस years टू कास्ट योर वोट। तो इसको समझते हैं। तो ये क्या है ना, ये हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है? सिंपल। और हमने ये जो ईयर्स हमारे इंटीजर में आएगा, हमने उसका टाइप कास्ट चेंज करके टाइप चेंज उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में लाया है। फिर हम ये एक और स्ट्रिंग है सिंपल है वो ऐड कर रहे हैं हम लोग। स्ट्रिंग का एडिशन ही है सिंपल, वो चीज़ है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4th आता है। तो ये प्रोग्राम ये कहता है कि हमको 2 नंबर में से कौन-सा नंबर लार्ज है वो बताना है। तो सिंपल है, 2 नंबर है तो दोनों को हम एज़ अ यूज़र इनपुट लेता है। तो हमने यूज़र इनपुट ले लिया यहाँ पे सिंपल आईएनटी इंट इंट इनपुट। अब ऐसे हमने बी का एग्ज़ैक्ट सेम ले लिया, ठीक है? तो हमारा कंडीशन क्या आएगा? 2 नंबर है, मान लेते ए और बी है अपने सिंपल। अगर ए बी से बड़ा है तो क्या प्रिंट करा देगा? ए प्रिंट करा देगा। अगर बी ए से बड़ा है तो क्या प्रिंट कराएगा? बी कराएगा। यही ब्लॉक ऑफ कोड है, सिंपल है। सो इसको समझते ये कैसे है? हम चाहते तो इसको सिंपल ही कर सकते थे, यूज़र इनपुट दिया, ऐसे लिख सकते थे इफ ए इज़ ग्रेटर दैन बी देन प्रिंट ए प्रिंट लार्ज इज़ ए एल्स। इसमें सॉरी, इसमें हम डायरेक्ट लिख सकते थे एल्स, कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। एल्स प्रिंट लार्ज इज़ बी, सिंपल। तो हमने पहले यूज़र इनपुट ले लिया ए और बी, फिर हमने चेक किया कि दोनों में कंपैरिज़न कराया कि ए बड़ा है कि बी। मान लेते हैं हम एक वैल्यू लेते हैं सिंपल सी, मान लेते हैं ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है। सो यहाँ पे आएगा, फिर चेक करेगा 10 ग्रेटर देन 20 है कि नहीं। सो नहीं है, मतलब बड़ा नहीं है नंबर 10 ए, तो ये वाला ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं कराएगा। तो ये सीधा इफ ना जाके एल्स वाले ब्लॉक पे जाएगा। तो उसके अंदर के देखिए, अगर ये कंडीशन नहीं ट्रू है तो ये भी ये चीज़ प्रिंट नहीं कराएगा, ठीक है? तो ये डायरेक्टली एल्स वाले ब्लॉक पे जाके उसके ब्लॉक को प्रिंट कराने वाला है। तो ये प्रिंट कराएगा लार्ज इज़ बी, और बी की वैल्यू क्या है हमारी? सिंपल 20, तो ये ऐसे लिखने वाला है लार्ज 20, सिंपल। सो अब ये नया 5th कोड आता है जो कि थोड़ा बेसिक है। इसमें ये बताना है कि नंबर इवन है या ऑड है। सो मैथ्स में हमने पढ़ा है इवन होने का कंडीशन क्या हुआ होता है कि कोई भी नंबर है, सपोज कोई भी नंबर है वो 2 से पूरा डिवाइड होना चाहिए और उसका जो रिमाइंडर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, सिंपल। इवन का ये है। और ऑड का क्या है? अगर ऑड है 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 आता है, सिंपल है। तो हमने एक ये यूज़र इनपुट एक नंबर ले लिया एन आई एन टी इंट इनपुट। चाहे तो आप मन करे तो एंटर एनी नंबर लिख सकते हैं, मैं लिख लेता हूँ समझाने के लिए आपको। सो हम यहाँ पे एन मॉडुलो 2 यूज़ करेंगे डबल इक्वल टू 0। सो ये समझते हैं ये क्या चीज़ है? तो ये क्या है कि एन मॉडुलस 2, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मॉडुलो ऑपरेटर रिमाइंडर चेक करने के लिए होता है, वो रिमाइंडर को एज़ आउटपुट दिखाता है। तो हम इन दोनों को समझते हैं एन मॉडुलो 2 डबल इक्वल टू 0, मतलब इसको समझते हैं और इस स्टेटमेंट को समझेंगे, ठीक है? ये कह रहा है कि जब हम नंबर लिए हैं यूज़र इनपुट से, अगर वो हम डिवाइड करने पे अगर वो डिवाइड हो रहा है और उसका मान लो कुछ आउटपुट, लेट्स सपोज दैट समथिंग एक्स वाई जेड कुछ भी आ रहा हो, वो भी एक इंटीजर ही आएगा। अगर उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल है, अगर ये रिमाइंडर ये एक्स जो कि एक रिमाइंडर है, अगर ये 0 के इक्वल होता है तो ये अपने ये जो अंदर वाला ये जो कंडीशन है इसके अंदर जो एक प्रिंट कंडीशन होगी, प्रिंट एन इज इवन, तो ये इस कंडीशन को प्रिंट करा देगा, सिंपल। तो मान लेते हैं हमने एन, मान लीजिए हमने 128 लिया, ठीक है? तो 128 ये 128 क्या होगा? यहाँ आएगा अपने नम के पास। तो ये क्या करेगा? ये मैथ से सिंपल ये इसको डिवाइड करेगा, चेक करेगा उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल है कि नहीं। तो जब हम 128 को 2 से डिवाइड करेंगे ऑब्वियसली वो एक इवन नंबर है, क्योंकि उसका वंस डिजिट ही इवन नंबर है, क्योंकि 8 ऑब्वियसली 2
से डिविजिबल है, तो ये आराम से इसको प्रिंट इवन करा देगा। नहीं तो अगर इवन नहीं रहा, ऑड रहा, तो ये सिंपल है, इधर आ गया, ऑड को प्रिंट करा देगा। ओह, अगला प्रोग्राम देखते हैं, जिसमें प्रोग्राम है जिसमें हम कोई भी एक कैरेक्टर एंटर करेंगे यूजर इनपुट के द्वारा। तो हमको क्या करना है कि उस कैरेक्टर को, अगर वो लोअर केस में है तो हमें उसको अपर केस में कन्वर्ट करना है, अगर अपर केस में तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, ये बेसिकली टॉपिक स्ट्रिंग का है, बट यहाँ पे थोड़ा सा इफ एल्स यूज हुआ है। मैं चाहता हूँ तो इसको वहां पे भी कवर कर सकता हूँ, बट मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वहां पे हम जो इसके अंदर ये जो चीजें है ना, सी एच डॉट लोअर, सी एच डॉट अपर, इसको हम उस चैप्टर में और अच्छे से समझेंगे। सो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या लिया, कैरेक्टर ऐसे यूजर इनपुट लिया जो हम यूज करने वाले हैं। फिर हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई कि अगर कैरेक्टर हमारा कैपिटल अल्फाबेट ए से बड़ा हो या उसके इक्वल हो, एंड कैरेक्टर कैपिटल जेड से छोटा हो या उसके इक्वल हो। सो एंड का क्या सीन है भाई, फोर्थ कंडीशन आप दो, अगर दोनों कंडीशन ट्रू करते हैं, मतलब कैरेक्टर जो होगा, सिंपल समझते हैं, कैरेक्टर जो होगा वो, थोड़ी सी मैथ्स में यहाँ लगाने वाला हूँ, वो ए और जेड के बीच होने वाला है, जो होने वाला है। ये थोड़ी सी मैथ्स है ये। तो कैरेक्टर बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल ए कॉमा जेड से, जो कि हम सेट थ्योरी में पढ़ते हैं मैथ्स में, तो मैं इसको घुसाऊंगा नहीं मैथ्स को अपना। ये बस वैसे समझिए कि ये ए को भी इंक्लूड करेगा, जे को भी, जेड सॉरी जेड को भी इंक्लूड करने वाला है, और उसके बीच में जो भी अल्फाबेट्स आएंगे हमारा ए बी सी डी एंड सो ऑन जेड तक, वो सबको लेने वाला भाई। ठीक है। तो हमने कैरेक्टर एज अ यूजर इनपुट लिया एक को। फिर ये मैंने समझाया आपको कि इफ कैरेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, वही सिंपल है, अल्फाबेट कैपिटल ए एंड लेस देन इक्वल टू कैपिटल जेड, मतलब ए और जेड को इंक्लूड करके उसके अंदर बीच में जो भी आएंगे ए बी सी डी एंड सो ऑन, सबको उठाएगा, और उनमें से हम यूजर इनपुट कुछ देंगे उसे। कोई भी हमने यूजर इनपुट दिया, सो अगर वो अल्फाबेट कैरेक्टर हुआ, जो हमने यूजर इनपुट हमने डाला है, जो कि हमारा कैपिटल ए और कैपिटल जेड के बीच का है, और ए और जेड को इंक्लूड करेंगे, तो अगर वो कैपिटल रहा तो वो उसको क्या करेगा, लोअर में चेंज करेगा। तो ये चेंज वाला जो चीज़ है ना, वो ये करेगा, सी एच डॉट लोअर। तो ये जो है ना, ये चीज़ कैपिटल लेटर कुछ होता हमारा कैपिटल अल्फाबेट, उसको लोअर करेगा। तो प्रिंट स्टेटमेंट में क्या है कि जो हमने कैरेक्टर एंटर किया है वो एक अपर केस कैरेक्टर है, सो उसको वो लोअर केस में करेगा, और उसको ये यहाँ पे प्रिंट करा देगा। एल्स अगर हमने स्मॉल डाला है तो उसको अपर लेटर में बनाएगा, अपर केस लेटर में, सो वो फिर प्रिंट कराएगा अपर केस अल्फाबेट। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक हम सिंपल यूजर इनपुट में स्मॉल सी दिया हुआ है। तो जो स्मॉल सी है, हमने मान लीजिए समझते हैं इसको कोड से, तो इसमें हमने स्मॉल सी डाला डाला तो इसने देखा, क्या देखा, ये पहले लाइन में गया कंडीशन की, तो स्मॉल सी क्या ए और जेड के बीच में आ रहा है, कैपिटल ए और जेड की बात कर रहा है ये स्मॉल सी, तो वो नहीं आ रहा है। तो ये ना इसमें घुसेगा ना इस वाले ब्लॉक में जाएगा, तो ये डायरेक्ट ये एल्स वाले ब्लॉक में जाने वाला है। तो उसमें ये डायरेक्ट एल्स वाले ब्लॉक में जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग वर्क करने वाला है। तो अगर वो हमारा जो स्मॉल सी है वो लोअर है, तो उसको हम सी एच डॉट अपर यूज करके, हम एक टाइप का फंक्शन है सी एच डॉट अपर, जो कि एक स्ट्रिंग के अंदर इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, इनका हम यूज करते हैं, सिंपल है। तो वो उसको अपर बना के आउटपुट प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ये थोड़ा सा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम की तरह है, जो कि थोड़ा सा बेसिक है। तो इसमें क्या है कि एक जो कंपनी है वो दिवाली बोनस दे रही है अपने क्लाइंट्स को, ठीक है, या अपने वर्कर्स को। सो हमको क्या है कि जो जो हमें क्वेश्चन से मिले, हमको एक बार वक्त में लिख लेना चाहिए। तो हमको क्या दिख रहा है कि जो हमारे मेल है, मेल वर्कर्स, उनको 5% एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है, और जो फीमेल है उनको 10% बोनस एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, उनकी सैलरी के बेसिस पे। अगर देखो, देखो यहाँ पे एक और कंडीशन मिलता है आपको। देखो 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 यहाँ पे सैलरी नाम का हमको एक वेरिएबल चाहिए होगा, तभी तो हम उसमें बोनस ऐड करेंगे। तो सिंपल,
हमारा काम ऐसे होगा, सैलरी प्लस बोनस वाला काम होगा। क्योंकि सिंपल है भाई, दिवाली का बोनस कैलकुलेट करना है कि टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है वर्कर्स को। तो जो हमारा फाइनल जो सैलरी आएगा, वो जो हमारी सैलरी मिली है प्लस बोनस सैलरी होगी, वो होगी, सिंपल है। तो अगर वही, अगर हमारी जो सैलरी है, अगर किसी वर्कर की सैलरी अगर 10K से कम हुई, तो हमको उसका जो बोनस जो उसको मिलेगा, उसको एक्स्ट्रा जो होगा उसको 2% बोनस और मिलेगा। ठीक है? तो हमको कोड लिखना है पाइथन के अंदर, तो उसको समझते हैं ये कैसे हुआ। सो तो हम, हमारा यहाँ क्या है कि यहाँ पे हमारा जेंडर के अकॉर्डिंग हमको यूज़र इनपुट लेना है। सैलरी नहीं होगी, क्योंकि सैलरी ऑलरेडी दे रखा है कि हमारा ऑलरेडी 10K के अंदर है। चाहे तो हम यूज़र इनपुट ले सकते हैं सैलरी, कोई दिक्कत है नहीं, बट मैं कहूँगा यूज़र इनपुट लेना ही सबसे बेस्ट चीज़ है। सो हमने एक कैरेक्टर लिया, जिसमें हम एम्प्लॉयी का जेंडर यूज़र इनपुट्स लेंगे कि वो क्या मेल है कि फीमेल है, सिंपल। फिर हम सैलरी को एज़ अ यूज़र इनपुट लेने वाले हैं इंटीजर फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि सैलरी इंटीजर होगी। देखिए, हम यहाँ पे मान के चलिए कि सैलरी इंटीजर में है, फ्लोट में नहीं है, ठीक है? तो अब इसके अंदर हम ब्लॉक ऑफ कोड्स को देखते हैं, मतलब क्या कोड लिखा हुआ है, कैसे हो रहा है। अगर हमारा कैरेक्टर मेल हुआ, तो एज़ अ कंडीशन उसको 5% एक्स्ट्रा बोनस चाहिए। मतलब उसको बोनस क्या होगा, उसके सैलरी का 5% होगा। बोनस कैसे काम करेगा, देखिए हाँ, तो कहाँ थे हम? तो जो हमारा बोनस आएगा, ठीक है? वो क्या होगा? सैलरी इंटू 5% अपना, सिंपल। जो हमारी बोनस सैलरी आने वाली है, वो इनिशियल सैलरी के अंदर हम, सिंपल मैथ्स है यार, इसको समझने क्या ही है यार। बोनस जो होगा वो हमारे सैलरी में ऐड होगा 5% एक्स्ट्रा, मेल्स के इस क्वेश्चन में मेल के अकॉर्डिंग 5% और फीमेल के अकॉर्डिंग 10% एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। ठीक है? उनकी सैलरी के अकॉर्डिंग। सो अगर मेल कैरेक्टर है तो हमारा बोनस ऐसे लिखेंगे, सिंपल है। अगर नहीं है, मेल नहीं है, मतलब फीमेल है, तो बोनस ये होगी। तो जो हमारा अमाउंट फाइनल, ये जो है ना फाइनल अमाउंट, वो सैलरी प्लस बोनस होगी, सिंपल। ठीक है? तो अमाउंट ये हो गई, अमाउंट टू बी पेड सैलरी प्लस बोनस। सो यहाँ सिंपल सैलरी हमने प्रिंट कराया, यहाँ बोनस प्रिंट कराया, और ये अमाउंट टू बी पेड हमने यहाँ प्रिंट कराया। तो लेट्स सपोज दैट हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, आउटपुट से समझते हैं। सो यहाँ पे हम, हमारे एम्प्लॉय का जेंडर डालना है, मेल या फीमेल। तो मान लीजिए हमने फीमेल डाला, फिर हमने यूजर इनपुट से सैलरी डाली, जो कि हमारी 50K। तो ऑब्वियसली वो बड़ा है हमारे 10K से। ठीक है? तो इसका जो क्या होगा, बोनस क्या मिलेगा, ये वाला कोड आएगा अपना, ये वाला लाइन ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड आएगा एल्स के अंदर। हम इसको समझते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, फीमेल डाल दिया। ठीक है? हमने फीमेल डाल दिया, सॉरी डाला नहीं, हमने एफ प्रेस किया अपने कीबोर्ड के अंदर, जो कि फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है अभी की। तो सैलरी हमने 50K एंटर किया, जो कि 10K से बड़ी है। ठीक है? तो ये सबसे पहले इसमें जाएगा, कैरेक्टर मेल है नहीं जी, तो इसके अंदर के सिस्टम को नहीं फॉलो करेगा। अब ये एल्स वाले ब्लॉक को डायरेक्ट जंप करेगा। तो एल्स में जंप किया तो सैलरी का जो जो सॉरी एल्स ब्लॉक में चेक गया, तो उसमें जो बोनस निकलेगा, वो सैलरी का हमारा 10% होगा, और वो बोनस जाके हमारे इनिशियल सैलरी में जाके ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा। तो वही है, सिंपल सा फंडा है। तो वही 50K का अपना का 10% वही कंप्यूटर निकालेगा। ठीक है? ये सिंपल मैथ्स आप सबको आती होगी, फिर उसको ले जाके सैलरी के अंदर 50K प्लस दिस इसको ऐड कर देगा। तो हाँ, ये हमारी बोनस आ जाएगी दिवाली हॉलीडे की, और ये प्रिंट करा देगा। यही है, और ये उसका सिंटेक्स है पूरा। तो यहाँ पे ये पूछा जाता है कि लीप ईयर कैसे कैसे पता करेंगे कि कोई ईयर लीप ईयर है कि नहीं। तो सिंपल है, ईयर हमने यहाँ पे यूजर इनपुट लिया। ठीक है? और लीप ईयर का क्या कंडीशन होता है कि वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, और 4 से डिविजिबल होना चाहिए, और एंड 100 से
नॉट डिविजिबल होना चाहिए, और क्या और कह सकते हैं कि ये 400 से डायरेक्ट डिविजिबल होना चाहिए। तो कंडीशन में हमारे यही दो घुसने वाले हैं इफ के अंदर। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं एक एग्जांपल लेके। सपोज दैट हम 1600 ईयर लेते हैं, 600। तो पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग 4 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, मॉडुलो ऑपरेटर का यूज करेंगे और रिमाइंडर ही चेक करना ऑब्वियसली। तो अगर हम इसको 4 से डिविजिबल करेंगे तो सिंपल ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा और रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। ठीक है। एंड क्या होना चाहिए कि ये 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो जो 1600 जो चीज़ है ना, ये जो है ना, ये 100 से डिविजिबल है। बट हमारा ये जो एंड के अंदर लिखा हुआ है ना कि दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए, कि ये सिर्फ 4 से डिविजिबल हो एंड साथ ही साथ में ये 100 से ना हो डिविजिबल। तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो वो लीप ईयर प्रिंट कराएगा, नहीं तो नहीं कराएगा। तो 1600 के अंदर क्या केस है कि वो 4 से डिविजिबल है, बट वो 100 से भी डिविजिबल है साथ में। बट हमारा कंडीशन में हमने क्या लिखा है कि वो 100 से नहीं होना चाहिए। तो ये वाला जो होगा, ये पूरा कंडीशन जो होगा ना, ये वाला, तो ये 1600 के केस में पूरा फॉल्स हो जाएगा। अब आते हैं इसको चेक करते हैं। ठीक है। 1600 क्या ये 400 से डिविजिबल है? तो यस, इट इज। तो ये सिंपल हमारा रिमाइंडर 0 देगा। मैंने यहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट वो लिख दिया, इसको हटाते हैं थोड़ा। तो क्या 1600 400 से डिविजिबल है? जी हाँ, तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है। इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, ये जो है ना, यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा है और इन दोनों के बीच में और ऑपरेटर लगा हुआ है। एंड का क्या सीन है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। बट इस वाले के अंदर क्या होना चाहिए कि ये जो है ना, ये जो ईयर है हमारा, वो उसका रिमाइंडर क्या होना, 0 नहीं होना चाहिए। तभी वो कंडीशन ये ट्रू कराएगी एंड वाली। सो हमारा इसमें जो पहला कंडीशन है, ईयर इज डिविजिबल बाय 4, वो ट्रू तो ट्रू है भाई। ठीक है, हाँ, वो दिया है एज़ इट इज़, ठीक है, ट्रू है। और दूसरा है, वो हमारा क्या है, ये रहा है कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए, बट इसमें क्या है कि रिमाइंडर 0 है, तो ये फ़ॉल्स हो गया। तो ये जो एंड होगा ना, हमारा ये काम क्या करता है, दोनों कंडीशन ट्रू है तो आंसर ट्रू देगा, नहीं तो फ़ॉल्स देगा। तो ये क्या देने वाला है, फ़ॉल्स देने वाला है। तो यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है, फाइनल फ़ॉल्स मिलने वाला है। ठीक है। अब ये हमारा सेकंड कंडीशन आती है, जो कि सॉरी थर्ड कंडीशन है, बट हम ब्लॉक के हिसाब से देखें तो ये एक के ये पूरे एक के अंदर आ रहा है, ये हमारा दूसरा है। ये हमारा दूसरा ब्लॉक है, जिसमें बोल रहा है, या दूसरा डब्बा बोलेंगे, जिसमें चेक कर रहा है कि 1600 या 400 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, ट्रू है, वो डिविजिबल है। उसका रिमाइंडर भी 0 आ रहा है, ये ट्रू दे रहा है। अब इन दोनों ब्लॉक में क्या लगा हुआ है, और लगा हुआ है। तो पहला वाला ब्लॉक फॉल्स दे रहा है फाइनल आउटपुट में, और दूसरा ट्रू दे रहा है। तो और क्या कहता है कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो आंसर ट्रू प्रिंट हो जाएगा। तो ये बताएगा कि भाई साहब, ये जो है, ये जो है ना, ये लीप ईयर है। सो ये फाइनल क्या प्रिंट कराएगा कि ये जो है ना, जो हमने यूजर इनपुट 1600 लिया है, वो एक लीप ईयर है भाई साहब। समझे कि नहीं? वही एक और छोटा सा यही है, 2024 लेते हैं कि कंडीशन कैसे काम कर रही है। ठीक है। तो ये हमारा ब्लॉक वन और ब्लॉक टू है। ठीक है, इसको B1 और B2 मान लेते हैं। इसमें हमारा जो है ईयर मॉडुलो 4 डबल इक्वल टू 0, और इसमें क्या दे रखा है, ईयर मॉडुलस 100 नॉट इक्वल टू 0। और इन दोनों के बीच में क्या लिखा हुआ है, एंड लगा हुआ है। ब्लॉक 3 क्या है अपना, ईयर मॉडुलो 400 0। अब इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, और लगा हुआ है। ठीक है, ये है हमारे, सिंपल है।
तो हमने ईयर एज़ अ यूज़र इनपुट हमने मान लिया 2024 लिया। तो हमने 4 से डिविजिबल करके देखा, हाँ, रिमाइंडर 0 है, सिंपल है। 4 से डिविजिबल है, यहाँ ट्रू हो गया। ब्लॉक 1 के अंदर कंडीशन 1 ट्रू है, ठीक है? ये कंडीशन 1 है, ये कंडीशन 2 है, ब्लॉक 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो अब कंडीशन 2 चेक करेगा, 100 से डिविजिबल है, तो इसने देखा कि 100 से डिविजिबल नहीं है, तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो इसका ब्लॉक 1 का कंडीशन 2 भी ट्रू हो गया, तो ब्लॉक 1 के दोनों कंडीशन ट्रू हो रहे हैं, तो हमारा ये एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, तो ये फाइनल ट्रू देने वाला है। अब ये चेक करेगा कि क्या ईयर 2024 400 से डिविजिबल है कि नहीं? तो उसने चेक किया, देखा कि भाई साहब ये नहीं है, ये फ़ॉल्स है और इन दोनों ब्लॉक के बीच में क्या लगा हुआ है? और ऑपरेटर, तो और का क्या काम होता है? कोई एक भी ट्रू होगा, तो आंसर ट्रू रिटर्न कर देगा, तो सिंपल है। तो ये और लगा हुआ है, तो इसने देखा कि हाँ, और है तो एक कंडीशन ट्रू है, मतलब एक ब्लॉक 1 का आउटपुट ट्रू है, ब्लॉक 2 का आउटपुट फ़ॉल्स है। तो ये सिंपल ट्रू रिटर्न करने वाला है, मतलब ट्रू वाले कंडीशन को फ़ॉलो करेगा और प्रिंट करेगा, जो ईयर है ना हमारा, लीप ईयर है। अगर मान लो इनमें से कुछ नहीं फ़ॉलो करे तो सिंपल है अपना एल्स वाला में जाएगा, प्रिंट करेगा ये लीप ईयर नहीं। अगला कोड क्या कहता है कि भाई साहब कि एक हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम कोई नंबर लें एज़ अ यूज़र इनपुट फ्रॉम 0 टू 30 और हमको बताना है कि वो किस रेंज ऑफ इंटरवल में लाई कर रहा है। बहुत सिंपल है। यूज़र इनपुट लेंगे, वही है, इफ स्टेटमेंट डालेंगे, रेंज देंगे कि नंबर 0 से बड़ा है बट लेस देन 10 है, तो ये 0 से 10 के बीच में आ रहा है। फिर दूसरा इफ स्टेटमेंट डालेंगे जिसमें चेक करेंगे कि कम, मतलब लिखेंगे कंडीशन में कि नंबर 10 से बड़ा है बट 20 से छोटा है। फिर वैसे तीसरा कंडीशन आएगा 20 से बड़ा है 30 से छोटा है, वही है, सिंपल कोड है, तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 10वां नंबर प्रॉब्लम, तो ये कह रहा है कि हमको तीन ऐसे 3 नंबर लेने हैं, यूजर इनपुट और चेक करना है कि तीनों में से कौन बड़ा है। ये सेम उसी प्रॉब्लम की तरह सेम है जहाँ पे हमने चेक किया था कि 2 नंबर में से कौन-सा नंबर बड़ा है। तो वैसे ही यहाँ पे सिंपल है, एक एक्स्ट्रा नंबर आ जाएगा यूज़र इनपुट। वहाँ यहाँ पे हमको सिंपल 3 बार लेके चलना पड़ेगा, मेरे को अब ख्याल में आया। तो ये प्रोग्राम ये कहता है कि हमको 3 नंबर एज़ यूज़र, वो तो बता ही दिया। तो हमने 3 नंबर एज़ अ यूज़र इनपुट दिए ए, बी, सी। तो पहला कंडीशन क्या होगा कि इफ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी, देन प्रिंट ए, एल्स इफ, कि एलिफ कंडीशन अब हम इसमें लिखेंगे कि अगर B इज़ ग्रेटर देन A एंड B इज़ ग्रेटर देन C, देन प्रिंट B, एल्स प्रिंट C, ठीक है? तो सिंपल है, हम A मान लेते हैं हमारा 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो सिंपल है, 3 इज़ ग्रेटर देन 4 नॉट, ठीक है? क्या 4 5 से बड़ा है? तो ये भी रॉन्ग, ठीक है? 4 नहीं, सॉरी यहाँ 3 होगा, माय मिस्टेक। और इनके बीच में एंड है भाई साहब, सुलह हो रखी है। दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, सिंपल ये फॉल्स, तो ये ब्लॉक रन नहीं करेगा। अब ये सेकंड ब्लॉक पे जाएगा, एलिफ वाले कंडीशन पे, फिर ये नेक्स्ट ब्लॉक नहीं कहेंगे यार, इसको ब्लॉक करना गलत है बात। हमने ए बी सी लिया जिसकी वैल्यू 3 4 5 है, एज अ यूजर इनपुट। तो पहला का इफ के अंदर जाएगा, इफ के अंदर की कंडीशन को देखेगा, तो इसने चेक किया कि क्या ए बी से बड़ा है, ए मतलब 3 क्या 5 से बड़ा है, नहीं जी। एंड क्या, सॉरी, पहले चेक करेगा क्या 3 4 से बड़ा है कि नहीं, तो ये भाई साहब नहीं है। फिर एंड लगा हुआ है, फिर चेक करेगा क्या 3 5 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है। तो इसके अंदर के जो ब्लॉक होगा, जिस स्टेटमेंट को उसको प्रिंट कराना है, वो ट्रू नहीं है, तो ये इसको नहीं कराने वाला प्रिंट, ठीक है? तो ये एलिफ वाले में जाएगा, एलिफ वाले कंडीशन को चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, चेक करेगा क्या 4 सी से बड़ा है, जी हाँ ट्रू, बट जो 4 है वो 5 से नहीं बढ़ा है, सी से नहीं बढ़ा है, तो ये इसको भी नेग्लेक्ट करेगा और डायरेक्ट, अगर ये दोनों नेग्लेक्ट हो रहे हैं तो ये डायरेक्ट इधर आएगा और ये समझ जाएगा कि हाँ सी बड़ा है, तो ये सी को प्रिंट करा देगा, वैसे ही ये है। बट यहाँ पे क्या है ना कि इसने
2 नंबर का कंपैरिज़न करके नेस्टेड डिफरेंस बना के किया है। तो इसको मैं ये देखिए ये तो सिंपल मेथड है, ठीक है? ज़्यादा ना दिमाग लगाना ना ज़्यादा कुछ करने का। इसको थोड़ा समझते हैं क्योंकि यहाँ पे नेस्टेड डिफरेंस का यूज़ हुआ है जो कि एक अच्छी बात है। तो हमने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एज़ अ यूज़र इनपुट लिया है। सो यहाँ पे क्या है कि इफ कंडीशन के अंदर चेक करेगा क्या नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है कि नहीं, ठीक है? अगर बड़ा हुआ नंबर 1 2 से, तो वो अपने ब्लॉक ऑफ कोड्स के अंदर जाएगा, उसके अंदर देखेगा कि क्या चीज़ है रखा हुआ। प्रिंट स्टेटमेंट है या कोई लूप है या फिर क्या कहते हैं कि अंदर फिर से कोई कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो फिर ये चेक अंदर गया, देखा कि एक और कंडीशनल स्टेटमेंट है भाई साहब। तो उसमें क्या उसके कंडीशन को अब ये वेरीफ़ाई करेगा कि क्या सीन चेक करेगा अगर नंबर 1 अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 3 अगर वो 3 से बड़ा हुआ है नंबर 1 तो हमारा जो होगा नंबर 1 जो है, तो भाई साहब वो बड़ा है नंबर कंपैरिज़न टू 3 से भी और 2 से भी क्योंकि ये पहली कंडीशन चलेगी। ये पहली कंडीशन जब फुलफिल होगी तभी ये कंडीशन ट्रू होगी अंदर की ये। अगर ये ट्रू है भाई साहब, ये ऊपर ट्रू हो गई तो भाई साहब ये अंदर कोई इनमें दोनों में से कोई एक ट्रू होने वाली है। ठीक है? एज़ एग्ज़ाम्पल लेते हैं यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर जो है, सो मान लेते हैं यहाँ पे हमने 10, 9, 8 नंबर लिया सिंपल से। तो पहला कंडीशन चेक करेगा कि नंबर 1 क्या नंबर 2 से बड़ा है कि नहीं? तो वो देखते हैं। सो यहाँ पे सॉरी अगेन मिस्टेक। सो नंबर 1 हमारा 10 है, नंबर 2 हमारा 9 है। जी हाँ, ये ट्रू है तो ये अपने ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जाएगा, फिर इसके अंदर चेक करेगा कि क्या कंडीशन है, क्या चीज़ है। तो इसके अंदर देखा कि इसके अंदर एक और कंडीशन है, तो फिर ये चेक करें क्या नंबर 1 क्या नंबर 3 से बड़ा है? तो ये नंबर 1 क्या 8 से बड़ा है? जी हाँ, ये ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये अंदर जाएगा, वरना ये अंदर वाले काम को नहीं देखेगा, ब्लॉक ऑफ कोड को। तो सीधा ये एलिफ के अंदर जाएगा, नहीं तो एल्स के अंदर जाएगा, कंडीशन ट्रू होती है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग। सो इसके अंदर देखते हैं, तो ये ट्रू है, तो ये चीज़ इसके अंदर जो इफ के अंदर जो चीज़ लिखा हुआ है प्रिंट स्टेटमेंट सॉरी सो अरे यार! तो इसके अंदर जो लिखा हुआ है प्रिंट नंबर 1 इज़ ग्रेटर तो ये डायरेक्ट प्रिंट कर देगा कि नंबर 1 ग्रेटर है नंबर 2 और 3 के अकॉर्डिंग। अगर नहीं होता है नंबर 1 ग्रेटर तो यहाँ पे प्रिंट कराएगा कि नंबर 3 जी जो है ना, वो बड़े हैं। अगर मान लीजिए ये पूरा कंडीशन ही फ़ॉल्स हो जा रहा है, तो ये एलिफ के अंदर जाएगा। अगर नंबर 2 बड़ा हुआ हमारा तो वो नंबर 2 को प्रिंट कराएगा। नहीं तो ये बताएगा कि भाई साहब ये जो लास्ट में एल्स है ना, ये तीनों नंबर हमारी इक्वल है। अब हमारा आता है 11th क्वेश्चन। सो ये क्या कहता है कि हमको यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखना है और इसमें हमें चेक करना है कि वो नंबर जो हमने डाला है, वो नेगेटिव है कि पॉज़िटिव है कि ज़ीरो है। तो सिंपल है यार, कंपैरिज़न ऑपरेटर यूज़ करेंगे, उसका बेसिक एग्ज़ाम्पल है, बस इफ एलिफ एल्स यूज़ किया है। तो हमने एन एज़ अ यूज़र इनपुट आईएनटी इनपुट ले लिया, ठीक है? फिर नेगेटिव होने का क्या केस है कि जो नंबर होगा एन या लेस देन 0 होगा, पॉज़िटिव क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। और इक्वल टू 0 का क्या होने का सीन है कि ये इक्वल डबल इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो यहाँ पे 3 कंडीशन लगेगी इफ n इज़ लेस देन 0 देन डायरेक्ट प्रिंट नेगेटिव एंड if n is greater than and if n is greater than 0 then print पॉजिटिव वरना एल्स स्टेटमेंट है ही है प्रिंट n इज 0 सिंपल है, वो तो क्या अब इसमें कुछ करना नहीं था। ओह! अगला क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या कहता है कि हमको इसमें प्रोग्राम लिखना है और ऐसा ये प्रोग्राम ये कह रहा है कि जो हम कैरेक्टर एंटर करेंगे यूज़र के द्वारा वो वॉवेल है कि नहीं वो चेक करना है, ठीक है? वॉवेल क्या होते हैं हमारे इक्वल है सबको पता है ए, ई, आई, ओ, यू स्मॉल में और कैपिटल में कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल आई, कैपिटल ओ एंड कैपिटल यू क्योंकि हमको यहाँ पे स्मॉल भी कंसीडर करना है, स्मॉल अल्फ़ाबेट भी और बिग अल्फ़ाबेट भी। मतलब वो कैपिटल लेटर्स और स्मॉल
स्मॉल लेटर्स वाले जो ए आई हुई उनको कंसिडर है। तो कैरेक्टर एज अ यूजर इनपुट हमने दे दिया, तो हमारा कैरेक्टर इनपुट हो गया। तो हम यहाँ पे कोई सा भी अपना कैरेक्टर यूज करेंगे, ठीक है। अगर कैरेक्टर, देखिए यहाँ पे हम वो नहीं लिख सकते, कैरेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बट एंड कैरेक्टर इज लेस देन इक्वल टू जेड, ये कतई रॉन्ग है। ये रॉन्ग है, ये कतई रॉन्ग है, ये रॉन्ग अप्रोच है, ठीक है। क्योंकि हमको सिर्फ वॉवेल्स चेक करना है, तो हम सिंपल ए आई यूज को यूज करके चेक करें। या तो कैरेक्टर ए होगा, या तो कैरेक्टर हमारा ई होगा, या तो हमारा कैरेक्टर जो होगा आई होगा, नहीं तो हमारा कैरेक्टर जो होगा वो होगा, नहीं तो हमारा कैरेक्टर सिंपल यू होगा। अगर इनमें से कोई कैरेक्टर हो रहा है, हाँ, वो हिलने दो। अगर इनमें से कोई कैरेक्टर होगा तो वो कैरेक्टर वॉवेल है, ठीक है। कैपिटल ए आई ओ यू में से अगर हमारा वही कैरेक्टर स्मॉल ए आई ओ यू में से हुआ तो तब भी वॉवेल बताएगा, नहीं तो सिंपल है, इसमें लिखा ही हुआ है कि वो वॉवेल नहीं है। अरे फीडबैक मिल गया भाई, 12 को क्वेश्चन समझना है। हाँ, 12 को क्वेश्चन समझना है, 12 को। और उतना ही टाइम एडिटिंग में लगने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 13 क्वेश्चन। तो 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम यूजर से यूजर इनपुट लेके और हम उसमें नंबर डालेंगे, और नंबर डालने से हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग डेज बताए उस पर्टिकुलर वीक। सो हमने यूजर इनपुट दिया नंबर फ्रॉम 1 to 7। इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा। अगर नंबर 1 रहा तो संडे प्रिंट करा देगा। अगर नंबर हमारा यानी नंबर 2 रहा मंडे, वैसे ही ट्यूसडे, वैसे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अगर इसमें से कुछ नहीं होगा तो रॉन्ग इनपुट या सिंपल डे डज नॉट एग्जिस्ट लिख सकते हैं अपन। सो इसको समझते हैं। एन इज इक्वल टू इंट इनपुट बिटवीन 1 to 7, ठीक है। हम 1 to 7 में से फ्रॉम नंबर 1 to नंबर 7 हम यूजर इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। अगर जो एन है, सॉरी, इफ एन डबल इक्वल टू 1 है तो क्या प्रिंट करा देगा? संडे। वहीं अगर नंबर हमने जो यूजर इनपुट अगर उसने 2 दिया तो व्हाट इट विल प्रिंट? हमारा मंडे। वैसे ही शो ऑन करके अगर नंबर हमारा 7 है तो यहाँ क्या प्रिंट कराएगा? इट्स सैटरडे, दैट इज सैटरडे। नहीं तो एल्स में लिख देगा कि वो डे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, एक बार इसको ना आप स्विच नहीं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको करने का एक और मेथड होता है जो कि वो भी एक टाइप का स्टेटमेंट है जो कि मैंने बताया नहीं है। आप उसको एक बार उससे ट्राई करिएगा, वो और अच्छा लगेगा। बट ये सबसे सिंपलेस्ट होता है, आप उससे भी ट्राई कर सकते हैं। वो मेरे ख्याल से केस स्टेटमेंट है कि या तो फिर स्विच केस स्टेटमेंट होगा, कोई होगा, नाम मेरे को क्लियर याद नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से केस स्टेटमेंट वाला ही होगा, उसको उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हमको कैलकुलेट क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, जिसमें अगर इनकम, देखिए कंडीशन की यहाँ पे मैंने कंडीशन को पहले ही अलग कर लिया है कि सिंपली हम क्वेश्चन समझ सके, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा था। तो हमारा अगर इनकम 0 से लेस देन हुआ तो कोई टैक्स नहीं। अगर हमारा इनकम 1,50,000 से लेके 3 लाख के बीच में रहा तो हमारा 10%
टैक्स लगेगा। अगर हमारा इनकम 3 लाख से लेके 5 लाख के बीच में रहा तो 20% टैक्स लगने वाला है। अगर 5 लाख से ऊपर रहा तो 30% टैक्स लगने वाला है, सिंपल। तो हमने यहाँ पे यूजर इनपुट क्या क्या लिया है, हमने यहाँ पे मेन वन, मैक्स वन, रेट वन, मेन टू, मैक्स टू, रेट टू, मेन थ्री, रेट थ्री, ऐसे ले रखा है। सो हमारा क्या है कि ये हमारा पहला है, ठीक है, मेन वन, ठीक है। और ये उसका पहले कंडीशन का मैक्स वन होगा, तो उस हिसाब से ये रेट वन होगा। ये रेट टू है, ये रेट थ्री है, और ये मेन टू है, और ये मैक्स टू है, और ये क्या है हमारा, मेन थ्री है। तो हमने इसको डायरेक्ट ले लिया है बिना कोई यूजर इनपुट के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारी इनकम आएगी, जो हमारी जो इनकम है यहाँ पे हमने एज अ यूजर इनपुट दिया है, ठीक है। क्या इस कोड को समझते हैं, क्या कह दिया ये, इसकी क्लास है भाई कोड की। सो हमने यहाँ पे मेन वन, टेक, मैक्स वन, रेट वन, मेन टू, मैक्स टू, रेट टू, मेन थ्री, रेट थ्री, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें गिवन था वो हमने एज अ कोड में लिख दिया है। तो यहाँ पे यूजर इनपुट हमने इनकम ले लिया है इंटीजर फॉर्मेट में, ठीक है। एंड यहाँ पे हम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं सेकेंड लाइन में, जो कि इनकम माइनस 1,50,000 है, ठीक है। और जो हमारा जो टैक्सेबल इनकम होता है वो इनकम माइनस 1,50,000 होता है, ठीक है। ऐसा क्यों, अगर हमारा जो इनकम है वो मान लेते हैं कि 2 लाख के अराउंड समथिंग है, जो हम इनकम जनरेट कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय जनरेट कर रहा है, सॉरी, 2 लाख के अराउंड, और उसमें से हम 1,50,000 घटा दे तो हमारे पास बचता है सिर्फ 50K। तो अगर इनकम हमारा वही है, अगर वन 1,50,000 के नीचे है तो भाई साहब टैक्स नहीं लगेगा, टैक्सेबल इनकम नहीं लगेगा। सो टैक्सेबल इनकम अगर हमारा लेस देन जीरो रहा तो हम लोग लेस देन इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो से छोटा या तो जीरो के इक्वल, तो हमको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। वहीं अगर हमारा जो टैक्सेबल इनकम है, अगर वो हमारे जो मेन वन है, जो हमारी ऊपर वैल्यू थी 1,50,000, उससे बड़ी वैल्यू हुई, सपोज दैट सैलरी इनकम मान लो 5 लाख हुई, टैक्सेबल इनकम से 1,50,000 उड़ा दिए, तो वो वैल्यू जो आएगी सब्ट्रैक्शन करने के बाद 3,50,000, वो ऑब्वियसली 1,50,000 से बड़ी है। तो बट वो उसके टैक्सेबल मैक्स वन से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारी जो टैक्स होगी, टैक्स कैसे आएगा हमारा, टैक्स इज इक्वल टू टैक्सेबल इनकम, सिंपल मैथ्स है, माइनस मेन, मेन वैल्यू जो भी हमारी मेन, मान लो हम पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो मेन वन इंटू मेन वन लिए तो उसका रेट वन होगा। वहीं अगर मेन टू होता तो वहां पे हम रेट टू लिखते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। देखिए हम इसको सिंपल एग्जांपल समझते हैं, जैसे लाइन से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक सिंपल यूजर इनपुट दिया है, एक हम एक नंबर लेके चलते हैं जो कि हमारी इनकम है, फिलहाल अभी नहीं है। सो इनकम इज इक्वल टू 20 लाख, ठीक है, 20 लाख हो गया, ठीक है। तो इनकम दूसरा इनपुट दिया, 20 लाख आया। अब ये 20 लाख में से 1,50,000 उसने डिडक्ट किए, तो जो हमारी अमाउंट मिली होगी, ठीक है, वो चेक करेगा छोटी है जीरो से या इक्वल है, नहीं है जी, तो ये वाले ब्लॉक को छोड़ देगा। अब ये चेक करेगा कि वो जो टैक्सेबल इनकम हमारी जो कैलकुलेट होके आई थी सबसेक्शन के होने के बाद, वो चेक करेगा क्या मिनिमम से बड़ी है, और क्या ये 20 लाख की
हाँ, 20 लाख। तो इसने चेक किया कि मीन वन से बड़ी है। हाँ, वैल्यू मीन वन से बड़ी है, बट मैक्स वन से भी बहुत बड़ी है, मैक्स वन से छोटी नहीं। तो ये इस वाले चीज को नहीं लेने वाला, फॉलो नहीं करेगा। अब ये मीन टू को देखेगा। हाँ, ये 3 लाख से बड़ी है लेकिन 5 लाख से छोटी है, तो ये इसको भी नहीं फॉलो करने वाला। अब ये जाएगा मीन थ्री पे, ये 5 लाख से बड़ी है। ठीक है। और ये मैक्सिमम क्या है हमारी 20 लाख तक गई है। तो ये मीन थ्री के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। जो टैक्सेबल इनकम होगी हमारी, उसमें से हमारा मीन थ्री की वैल्यू घटाएगा, और उसको मीन थ्री में जो रेट लगा हुआ है, वो रेट से मल्टीप्लाई करके हमारे टैक्स को सिंपली प्रिंट कर देगा। ठीक है। ये चीज़ हमारी टैक्स होगी, प्रिंट कर देगा जो भी आएगा। तो आगे बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। ये भी सिंपल वही है, पुराने क्वेश्चन की तरह, जिसमें हम अपर के सेंटर हुआ या लोअर के सेंटर हुआ, तो हमने वहाँ पे स्ट्रिंग के कुछ डिफाइंड फंक्शन को यूज किया था, इज अपर इज लोअर, लेकिन ये उसको बिना यूज करे है। तो इसको समझते हैं, ये थोड़ा इजी है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो यूजुअल इनपुट हमने कैरेक्टर लिया। ठीक है। कैरेक्टर कैपिटल लेटर ए से बड़ा होना चाहिए और कैपिटल लेटर जेड से छोटा होना चाहिए, या वो भी होगा चलेगा। अगर ऐसा है तो अपर के सेंटर हुआ है। अगर एलिफ में क्या लिखा हुआ है कि अगर कैरेक्टर स्मॉल ए हुआ, स्मॉल ए से बड़ा या उसके इक्वल, या फिर स्मॉल जेड से छोटा या उसके इक्वल, तो हमने लोअर केस एंटर किया है। अब एलिफ, अगर हमारा कैरेक्टर जो है 0 से बड़ा है बट 9 के इक्वल या 9 से छोटा है, तो हमने नंबर एंटर किया है। एज इट इज वेरी सिंपल, टू इजी। हाँ, तो ये एक थोड़ा सा बेसिक वर्ल्ड प्रॉब्लम है, जिसमें क्या है कि एक स्टूडेंट है, उसके 4 सब्जेक्ट में मार्क्स आए हुए हैं, और हमको एग्रीगेट डिस्प्ले करना है विथ ग्रेड। ठीक है। और ग्रेड बताना है। कंडीशन क्या है? कंडीशंस आर दिस। अगर कंडीशन किसके बेसिस पे एग्रीगेट बन रहा है? हमारे एवरेज के बेसिस पे बन रहा है। इसका नहीं, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं? ये एवरेज के बेसिस पे हमारा एग्रीगेट बन रहा है। ठीक है। सिंपल है। तो हम मार्क्स वन को यूजर इनपुट देंगे, मार्क्स टू को ऐसे यूजर इनपुट देने वाले हैं, और मार्क्स थ्री को ऐसे यूजर इनपुट देने वाले हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर। सो फिर हमको एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या होता है? टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो यहाँ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हमारे क्या है? 4 है। तो टोटल मार्क्स कैसे निकलेगा? टोटल मार्क्स M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, मतलब चारों सब्जेक्ट के मार्क्स का समेशन। और एवरेज क्या होगा? टोटल मार्क्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट, जो कि हमारे 4 है। तो यहाँ पे हमने टोटल निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया। सो फिर हम प्रिंट कराएंगे यहाँ पे टोटल क्या है, और एग्रीगेट जो होगा हमारा एवरेज होगा। सो अगर हमारा एवरेज, कंडीशन पहला हमारा बोल रहा है कि अगर एवरेज 75 से ऊपर है, ठीक है, या उसके इक्वल है, तो आपकी जो ग्रेड आएगी वो डिस्टिंक्शन आएगी, मतलब ओवर फॉर्म। एलिफ, अगर आपकी जो ग्रेड है, ग्रेड नहीं सॉरी, एवरेज जो है वो 60 से बड़ी है या उसके इक्वल है, बट एवरेज 75 से छोटी है, मतलब एवरेज जो है हमारी वो 60 से बड़ी है, एंड एवरेज 75 से छोटी है, तो हमारा फर्स्ट डिवीजन, वैसे ही 50 और 60 के बीच में सेकंड डिवीजन, 40-50 के बीच में थर्ड डिवीजन, लास्ट में फेल ही है। तो यहाँ पे एक सिंपल देखते हैं, इसने मैथ्स के मार्क्स, साइंस के मार्क्स, सोशल साइंस और कंप्यूटर के मार्क्स दिए हैं। इनका सम किया है, जो कि टोटल हमारा 366 है। एग्रीगेट निकाला है 91.5, जो कि हमारा एग्रीगेट आ रहा है, जो कि एवरेज है। और फिर इसको कंपैरिजन किया है, वही एवरेज को कंपैरिजन किया है इस सब ब्लॉक ऑफ कोर्स से। ठीक है।
ठीक है, यहाँ पे एग्रीगेट हमारा क्या आया है, एवरेज एवरेज मार्क्स, जो कि हमारा 91.5 है। अब ये एवरेज को लेके इन सब में कंडीशन में चेक किया है कि कौन सी ग्रेड हमारी आने वाली है, किस कंडीशन के ट्रू होने से। तो भाई 91.5 ऑब्वियसली 75 से बड़ा है, तो सिंपल बात है, उसकी ग्रेड ओवर पावर डिस्टिंक्शन आएगी। सो दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट। सो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, उसके हमको रूट्स लिखते हैं, ठीक है। रूट्स बताने की वो रियल है, इमेजिनरी है या कॉम्प्लेक्स है। भाई इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स है, रियल रूट है या इक्वल रूट है या इमेजिनरी है। सो यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स ही है और क्या। तो हमारा जो फंक्शन दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। इसमें हाईएस्ट पावर एक्स की 2 होती है। और क्या कहते हैं, रूट्स कैसे निकालते हैं हम, सिंपल मैथ्स। वो हम यहाँ पे क्या लिख यूज करते हैं, हमको यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, या फिर उस फॉर्मूले को हम अपने सिंपल भाषा में कहते हैं श्री धाराचार्य मेथड, मेथड ऑफ फाइंडिंग रूट्स। सो ये क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हमारा रूट होता है, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं, ठीक है। ये जो अंडर रूट के अंदर जो चीज ये पूरा लिखा हुआ है ना, ये जो अंडर रूट के अंदर ये जो क्वांटिटी बैठी हुई है, जो कि हमारी बी स्क्वायर, दिख नहीं रहा होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम एक डी मानते हैं, हमने ए बी सी यूजर इनपुट दिया, डी हमने वही बी स्क्वायर माइनस 4ac माना, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर हमारा 2a है, वो लिया। अगर देखो इसमें एक चीज है, अगर हमारा डी ग्रेटर देन जीरो होता है, मतलब ये जो रूट के अंदर बैठा हुआ है डी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये जीरो से इक्वल है, तो इसके जो रूट्स होंगे वो रियल होते हैं। अगर डी हमारा लेस देन जीरो है, तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं। इमेजिनरी कहने का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। और कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब क्या है, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। ए और बी रियल नंबर्स होते हैं और आयोटा कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है अंडर रूट -1, ठीक है। अगर डी हमारा जीरो है, तो हमारा क्या होता है, इक्वल रूट होता है। ठीक है, मैथ्स में ज़्यादा घुसेंगे नहीं, वरना हम बताने को इसमें बहुत कुछ है। तो हम पाइथन के अकॉर्डिंग देखते हैं, हमको बस इसके अकॉर्डिंग चलना है और हमको ये चीज़ फॉलो करना है, और ये चीज़ का यूज़ करके हमको ये दो कंडीशन फॉलो करना है, ठीक है। सो रियल रूट होने का केस क्या है कि डी हमारा ग्रेटर देन सिंपल जीरो होना चाहिए। तो उसमें √1 कैसे निकलेगा, यहाँ पे जगह नहीं है क्या, यहाँ में थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो √1 -b प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, √2 -b माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये दो रूट्स आते हैं R1 एंड R2 किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। सो वही चीज हमारा यूज किया गया है, √1 के लिए, √2 के लिए ये। तो प्रिंट, अगर डी ग्रेटर देन जीरो है, तो रियल रूट्स प्रिंट करेगा, और रियल रूट्स की दोनों की वैल्यू R1 और R2 हमारे क्या है वो प्रिंट कराएगा, R1 R2 कैलकुलेट करके प्रिंट कराएगा, सॉरी। फिर अगर डी, अरे बहन जो गलत बोल दिया क्या मैंने। सो अगर हमारा डी ग्रेटर देन जीरो हुआ, तो हमारे जो रूट्स होंगे वो रियल रूट्स होंगे, ठीक है।
तो ये दोनों रूट्स को कैलकुलेट करेगा, जो कि मैंने यहाँ R1 R2 बता रखा है, ठीक है? तो उन दोनों रूट्स को यहाँ प्रिंट कराएगा। अगर डी हमारा 0 के इक्वल होता है तो इक्वल रूट्स होंगे, तो ये क्या होगा, हमारा डी 0 होगा, तब बी स्क्वायर माइनस 4ac डायरेक्ट 0 हो जाएगा। तो हमारा जो रूट होगा वो -b/2a हो जाएगा। उसको कैलकुलेट करके रूट को प्रिंट करा देगा। नहीं तो ये इमेजिनरी रूट्स को प्रिंट कराने वाला है। रूट्स को मतलब डायरेक्ट लिख देगा कि हमारा जो रूट आ रहा है वो इमेजिनरी रूट आ रहा है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सो बाय बाय, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है कंडीशनल स्टेटमेंट का। अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारे लूप्स का, तो बने रहिए चैनल पे। बाय बाय, सायोनारा।